सोचो एक माँ जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डर है और दिल में सिर्फ एक सवाल, मेरी बेटी कहाँ है। 18 जनवरी 2025 हैदराबाद की मीरपेट पुलिस स्टेशन। 50 साल की कुलप्पा सुब्बम्मा अपनी बेटी वेकेंटा माधवी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। 2 दिन से बेटी का फोन बंद था। आखिरी बार 16 जनवरी की सुबह बात हुई थी, जब माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद माधवी घर छोड़कर चली गई, ऐसा सबको बताया गया। कुपल्ला के साथ गुरुमूर्ति भी पुलिस स्टेशन में मौजूद था। चेहरा परेशान, आवाज चिंतित और हर सवाल का जवाब रेडी। लेकिन जो इंसान चेहरे से चिंतित था, वही इस कहानी का सबसे भयानक सच था। इस केस की शुरुआत हुई थी संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2025 को। गुरुमूर्ति अपनी पत्नी माधवी और दोनों बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर गया था। बच्चों को, जो उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर था, उनको वहीं छोड़कर वो और माधवी वापस चले आए। दिखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले दिन 15 जनवरी को गुरुमूर्ति फिर माधवी को लेकर बहन के घर गया। इस बार बच्चों को नहीं लाया और पूरा दिन वहीं रुका और रात करीब 10:41 पर पत्नी के साथ वापस आ गया। 2 दिन वही रूटीन, वही पैटर्न, और यही चीज बाद में सबसे बड़ा सवाल बनने वाली। 16 जनवरी की सुबह माधवी ने गुरुमूर्ति से अपनी मां के घर जाने की इजाजत मांगी। 13 साल की शादी के बाद भी माधवी को हर बात की परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसका पति गुरुमूर्ति बहुत ही डोमिनेंट और कंट्रोलिंग था। माधवी की जिंदगी का फैसला वही लेता था, रिश्ता, पैसा, यहां तक कि मायके जाना भी। लेकिन उस दिन गुरुमूर्ति ने मना कर दिया। बात बढ़ी, बहस हुई और झगड़ा। ये कोई पहला झगड़ा नहीं था, मारपीट पहले भी होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुस्से में गुरुमूर्ति ने माधवी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। लेकिन वो यहीं नहीं रुका, उसने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। 13 साल की शादी का अंत एक कमरे में बिना किसी गवाह के हो गया। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो इसे गुस्से में हुआ मर्डर कहा जाता, लेकिन असली डर इसके बाद शुरू होता है। गुरुमूर्ति ने पुलिस को सरेंडर नहीं किया, उसने सब कुछ छुपाने का फैसला किया। अगले 8 घंटे तक वो बाथरूम में बंद रहा। जो उसने किया वो इंसानियत की हर हद से बाहर था। उसने माधवी के शरीर को टुकड़ों में काटा, कुछ हिस्सों को उबाला, कुछ को जलाने की कोशिश की और बाकी को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। पूरे घर को केमिकल से साफ किया ताकि कोई सबूत ना बचे। इतना सब करने के बाद उसने शावर लिया, कपड़े बदले और अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कभी माधवी थी ही नहीं। और इधर बच्चों को बताया गया कि उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई। जब माधवी के घर वालों ने कॉल किया, गुरुमूर्ति ने वही कहानी दोबारा दोहराई। झगड़ा हुआ, वो मायके चली गई। 18 जनवरी को वो अपनी सास के साथ पुलिस स्टेशन भी गया। कहानी इतनी स्मूथ थी कि पुलिस ने भी इसे शुरुआत में एक मिसिंग पर्सन माना, लेकिन गुरुमूर्ति भूल गया था सीसीटीवी कैमरा। उनकी कॉलोनी में हर चीज, हर मोमेंट रिकॉर्ड होता था। फुटेज में साफ दिखा कि 15 जनवरी की रात माधवी घर के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। बाहर आया तो सिर्फ गुरुमूर्ति, वो भी बार बार अकेला। 28 जनवरी को पुलिस ने उसे डिटेन किया। पहले तो पूछताछ के दौरान उसने घुमाने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुपा। उसने बाद में फिर सब कुछ कबूल किया। फॉरेंसिक जांच में घर से बाल, स्किन टिश्यू, खून के निशान और वो सारे टूल्स मिले जिनसे ये अपराध किया गया था। आज गुरुमूर्ति जेल में है, केसेस चल रहे हैं और 4 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन इस कहानी की विक्टिम सिर्फ माधवी ही नहीं, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं, एक 7 साल का और एक 10 साल का। जिस उम्र में इन बच्चों को सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और अपने पिता को एक कातिल के रूप में देखा। ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम और उस सोच का रिजल्ट है जिसे प्यार के ऊपर रखा गया। और जब तक ऐसे रिश्ते समय रहते तोड़े नहीं जाएंगे, तब तक ऐसी कहानियां दोहराती रहेंगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा
कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केस को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।